नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का अर्थ है सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके पार्ट से है जिन्हें पुनः उपयोग के प्रयोजन में लाए बिना अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का अर्थ सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके पार्ट से है जिन्हें अपशिष्ट मानकर फेंक दिया जाता है, जैसे पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ निकट सहयोग में ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की एक सहयोगी पहल है। आइए जानते हैं ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वर्ष 2019 में विश्व में लगभग 53.6 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। पिछले 5 वर्षों में ही इसमें 21% की वृद्धि हुई है। साथ ही वर्ष 2020 और वर्ष 2030 के बीच इसमें 38% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2019 में 18% से भी कम ई अपशिष्ट का संग्रहण और उन्हें पुनर्चक्रित किया गया था। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश है। ई अपशिष्ट उत्पादन के मुख्य कारणों में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उच्च उपभोग दर, लघु उपयोग अवधि और रिपेयर के कम विकल्प हैं। ई अपशिष्ट में कई विषाक्त परिणाम होते हैं, जैसे पारा, ब्रोमीनीकृत अग्निशामक आदि, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वर्ष 2019 में उपयोग से बाहर किए गए फ्रिज और एयर कंडीशनर्स के कारण वायुमंडल में कुल 98 मिलियन टन के बराबर CO2 का उत्सर्जन हुआ है। राष्ट्रीय ई अपशिष्ट नीति जैसी पॉलिसी अंगीकृत करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। भारत में ई वेस्ट के निवारण के लिए ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 का प्रावधान है। अगली खबर चीन के विरुद्ध भारत की एक और जवाबी कार्रवाई से जुड़ी। हाल ही में भारत ने चीन से विद्युत उपकरणों का आयात नहीं किए जाने का फैसला किया है। ये निर्णय 15 जून को चीन के साथ हुए सीमा विवाद की वजह से चीन के विरुद्ध भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया से संबंधित उपायों पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारत ने कई रणनीतियों को शामिल किया है, जैसे अधिक प्रशुल्क बाधाएं लगाकर चीनी उत्पादों के आयात पर रोक, घरेलू उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडीकृत वित्तीयन का प्रयास आदि। इसके साथ ही विदेशी उपकरणों का कठोर परीक्षण और चयनित देशों से आयात से पहले अनुमति की आवश्यकताएं आदि प्रयास भी शामिल हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने सौर उपकरणों के आयात पर 20 से 40% तक की सीमा में आधारभूत सीमा शुल्क अधिरोपित करने का भी निर्णय लिया था। आइए अब विद्युत क्षेत्र में चीन पर भारत की निर्भरता को भी समझते हैं। चीन भारत के लिए विद्युत उपकरणों के आयात का एक विशाल स्रोत रहा है, जहां से मूल्य के संदर्भ में कुल आयातित मशीनों का लगभग 1/3 भाग आयात किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में कुल 22,420 मेगावाट वाले सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों में से 12,540 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों का निर्माण चीनी उपकरणों के आयात के माध्यम से ही हुआ है। इसके अलावा निजी स्वामित्व वाले तापीय विद्युत संयंत्रों में से लगभग 40,000 मेगावाट के संयंत्रों का निर्माण चीनी उपकरणों के उपयोग से ही हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का लगभग 75% का निर्माण चीनी सौर मॉड्यूल से ही हुआ है। अंततः भारत के इस कदम से चीन से होने वाले सस्ते आयात को अवरुद्ध करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही क्रिटिकल विद्युत अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों के जोखिम को कम किया जा सकेगा और भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर SDG गोल्स से संबंधित है। सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सतत विकास रिपोर्ट जारी की है। ये वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों पर किए गए प्रदर्शन का अवलोकन करती है और साथ ही प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बचे अंतराल का भी मापन करती है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट SDG और कोविड-19 पर केंद्रित है। इसमें SDG सूचकांक भी शामिल हैं, जो वर्ष 2015 से प्रत्येक SDG की दिशा में हुई प्रगति को प्रस्तुत करती है।
आइए अब जानते हैं सतत विकास रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वैश्विक स्तर पर तीव्र प्रगति करने वाले एसडीजीज के अंतर्गत शामिल हैं एसडीजी 1 यानी निर्धनता उन्मूलन, एसडीजी 9 यानी उद्योग, नवाचार और अवसंरचना और एसडीजी 11 यानी सतत शहर और समुदाय शामिल हैं। वहीं कोविड-19 द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी 1 यानी निर्धनता उन्मूलन, एसडीजी 2 यानी जीरो हंगर, एसडीजी 3 उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, एसडीजी 8 शिष्ट कार्य एवं आर्थिक समृद्धि और एसडीजी 10 यानी असमानता न्यूनीकरण शामिल हैं। कोविड-19 के कारण कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति भी हुई है, जिसमें एसडीजी 12 उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, एसडीजी 13 जलवायु संबंधी कार्रवाई, एसडीजी 14 जलीय जीवन, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन शामिल है। हालांकि ये लाभ अल्पकालिक होंगे। आइए अब जानते हैं एसडीजी सूचकांक संबंधी निष्कर्ष। भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे 166 देशों में 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन को इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 17 एसडीजीज में से 10 में चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें शामिल हैं एसडीजी 2, एसडीजी 3, एसडीजी 5 आदि। इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे सर्वोत्तम प्रथाओं के तीव्रता से प्रसार हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, भुखमरी से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि। अगली खबर स्वास्थ्य से संबंधित है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च करने की घोषणा के बाद बायो एथिक्स विशेषज्ञों ने इस समय सीमा पर चिंता व्यक्त की है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है जिसे मानव शरीर में पाए जाने वाले कोविड-19 वायरस के मृत कणों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। ये वायरस को पुनः संक्रमण फैलाने या अपनी प्रतिकृति सृजित करने में असमर्थ बनाता है। ये शरीर को मृत वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडीज निर्मित करने में सहायता प्रदान करके इम्यूनिटी उत्पन्न करने का कार्य करेगा। इसे भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड द्वारा आईसीएमआर के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। अभी तक बीबीआईएल को नैदानिक परीक्षण के चरण 1 और 2 के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। किसी टीके को विकसित करने में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे पहला चरण है अनुसंधान और विकास। सामान्यतः इसमें 2 से 4 वर्ष का समय लगता है, परंतु कोविड-19 के आनुवंशिक अनुक्रम की उपलब्धता के कारण इस वायरस के लिए शीघ्रता से इसे विकसित किया जा रहा है। दूसरा है पूर्व नैदानिक, जिसमें टीके का परीक्षण कोशिकीय संवर्धनों और जानवरों पर किया जाता है। तीसरा चरण है नैदानिक परीक्षण, जिसमें मानव पर परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है। इसके भी 3 चरण हैं। पहला, जिसमें लोगों के एक छोटे समूह का टीकाकरण किया जाता है और उनके रक्त में एंटीबॉडीज का मापन किया जाता है। दूसरा चरण, इसके तहत पहले चरण में सुरक्षित पाए जाने पर टीके का ऐसे कई लोगों पर परीक्षण किया जाता है जिनके लक्षण उन लोगों के समान होते हैं जिनके लिए नवीन टीके का विकास अपेक्षित है। वहीं तीसरे चरण में विशाल आबादी में टीके के प्रभाव का आकलन करने के लिए हजारों लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है। विनियामक समीक्षा, इसके तहत विनिर्माता द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डेटा प्रस्तुत किया जाता है और फिर टीके का विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है। आइए इस खबर के अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रकार के टीकों के बारे में भी जानते हैं। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन। कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन को शरीर में प्रविष्ट करवाने के लिए एक भिन्न वायरस के निष्क्रिय संस्करण या मृत संस्करण का उपयोग किया जाता है, परंतु इसे संशोधित किया जाता है ताकि ये प्रतिकृति निर्मित न कर सके। आरएनए वैक्सीन, इसके तहत राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एमआरएनए अणुओं को सार्स-कोव-2 के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए कोव-2 की सतह पर आणविक संरचनाओं के सृजन के लिए कोशिकाओं को सूचित करने के लिए कोड किया जाता है। डीएनए वैक्सीन, इसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित डीएनए अणुओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें प्रतिजन यानी एंटीजन के साथ कूटबद्ध किया जाता है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण किया जाना है। अगली खबर बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा सड़क अनुबंधों के लिए प्रतिभू या जमानती बॉन्ड्स की जांच के लिए समिति का गठन किया गया।
ठेकेदारों के लिए जमानत बॉन्ड जारी करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुरोध पर IRDAI द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। कोविड-19 के प्रभाव से बैंकिंग क्षेत्र में तरलता और नकदी प्रवाह की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आइए जानते हैं जमानत बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड दरअसल किसी कंपनी के लिए एक प्रकार का कर्ज होता है जो एक निश्चित दर पर प्रतिफल यानी रिटर्न प्रदान करता है। दरअसल प्रतिभू बॉन्ड या जमानत बॉन्ड एक त्रिपक्षीय समझौता है जो सभी पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। इसके पक्षकारों में शामिल हैं प्रिंसिपल यानी मुख्य देनदार। ये भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य की गुणवत्ता की गारंटी के लिए बॉन्ड को खरीदता है। दूसरे पक्षकारों में बाध्यताधारी शामिल होता है। इसे संभावित वित्तीय नुकसान से बचने के लिए और बॉन्ड की खरीद के लिए प्रिंसिपल की अनुमति की आवश्यकता होती है। वहीं तीसरा पक्षकार प्रतिभू कंपनी होती है। ये बॉन्ड जारी करती है। साथ ही ये कंपनी किसी विशेष कार्य के निष्पादन के लिए प्रिंसिपल की क्षमता की वित्तीय रूप से गारंटी प्रदान करती है। प्रतिभू बॉन्ड्स यानी जमानती बॉन्ड्स इस बात की वित्तीय गारंटी प्रदान करते हैं कि अनुबंध पूर्व परिभाषित और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार पूर्ण हो जाएगा। जब कोई प्रिंसिपल किसी बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रतिभू बॉन्ड द्वारा परिणामी क्षतिपूर्ति या नुकसान को कवर किया जाता है। जमानती बॉन्ड या प्रतिभू बॉन्ड के लाभ। ये एक ठेकेदार द्वारा किसी परियोजना के संतोषजनक समापन की गारंटी सुनिश्चित करेगा और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्रदर्शन संबंधी सुरक्षा प्रदान करेगा। ये एक अनुबंध में शामिल अन्य पक्षकारों के हितों की रक्षा भी करेगा, जिनमें सामग्री आपूर्तिकर्ता से लेकर श्रमिक और उप ठेकेदार आदि शामिल होते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रणनीतिक बिक्री यानी स्ट्रेटेजिक सेल। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम के अनुसार भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री की दिशा में कार्य कर रही है। रणनीतिक बिक्री के तहत सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपने अधिकांश शेयरों यानी 50% से अधिक की बिक्री करती है। साथ ही उसे प्रबंधन नियंत्रण का भी हस्तांतरण करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें PSUs की रणनीतिक बिक्री के माध्यम से 1,20,000 करोड़ रुपए का संग्रहण भी शामिल है। जर्मनी कोयला एवं परमाणु ईंधन आधारित ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने वाली प्रथम बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। जर्मन संसद ने एक विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2038 तक कोयले से संचालित अंतिम विद्युत संयंत्र को बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस कदम से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए $45 बिलियन के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये योजना जर्मनी द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन को अपनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक भाग है, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक तापन में सहायक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने और देश की सभी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के प्रयास को संदर्भित करता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर जर्मनी में लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। गौरतलब है कि जर्मनी 2022 के अंत तक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को भी समाप्त करेगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इस उद्यान से जुड़ी सड़कों के लिए एक यातायात निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के वन विभाग वाहन चालकों द्वारा वन कानूनों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए ये योजना बना रहे हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिले में स्थित हैं। इस उद्यान से होकर नागरहोल नदी प्रवाहित होती है। ये नदी आगे चलकर काबिनी नदी में विलीन हो जाती है, जो नागरहोल और बांदीपुर के मध्य सीमा बनाती है। बांदीपुर, मुदुमलाई और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से संलग्न हैं। शेषनाग ट्रेन। शेषनाग भारतीय रेल द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। शेषनाग ट्रेन को 4 मालगाड़ी BOXN न्यूमेटिक ब्रेक युक्त हाई साइडेड बोगी ओपन वैगन को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इसे खींचने के लिए बीच में 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं।
शिवालिक वन। उत्तर प्रदेश सरकार शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। शिवालिक वन उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर और शिवालिक श्रेणी के गिरिपद में अवस्थित है। शिवालिक वन 4 राज्यों को जोड़ते हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। धम्म चक्र दिवस, आषाढ़ पूर्णिमा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाया। इस दिन को बुद्ध द्वारा ऋषिपत्तन के मृगशिखा वन वाराणसी के निकट वर्तमान सारनाथ में उनके प्रथम 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए सर्वप्रथम उपदेश के स्मरण में मनाया गया। इसे बौद्ध मतावलंबियों द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। इस पर्व को अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। कुशोक बकुला रिनपोचे। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में निमू की यात्रा के दौरान लद्दाख की संस्कृति की महानता और साथ ही कुशोक बकुला रिनपोचे के महान उपदेशों को भी स्मरण किया। कुशेक बकुला रिनपोचे एक बौद्ध भिक्षु, राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ थे। वे आधुनिक लद्दाख के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पाकिस्तान से कबायली हमलावरों के हमले और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनमत संग्रह के संदर्भ में उन्होंने लद्दाख को भारत का हिस्सा बने रहने के लिए विस्तृत तथ्यों का संचय किया था। लद्दाख में स्थित निमू जास्कर पर्वत श्रेणी से घिरा है और ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।